देखो, पहले मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जिस टारगेट को लेके, जिस गोल को लेके मैं चलता हूँ, दिन रात मैं उसके पीछे सोचता रहता हूँ। मैं टारगेट पूरा होने से पहले रुकता नहीं। तो टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि मैक्सिमम बच्चों को इकोनॉमिक्स में 100/100 दिलवा सके। ये मेरा टारगेट है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए केवल जिद ही सही नहीं है, कैसे पूरा होगा ये सोचना पड़ेगा। देखो, तो मैंने क्या सोचा, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, जब क्लास 12 इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट था, पार्ट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आसानी से तो नहीं, लेकिन बच्चे टारगेट पूरा कर दिया करते थे वो जिनके पास लॉजिकल नॉलेज था, रट्टू वालों को नहीं, लॉजिकल। तो टीचर भी उन पर काम करते थे कि अगर उनको समझा देते थे दोनों सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स की थियरीज और बच्चों को समझ में आ जाता था, तो टीचर कंफर्म हो जाता था कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर लेगा। ठीक है। उसके बाद सीबीएसई ने सिलेबस जब चेंज किया तो 11th-12th मिला करके 4 सेगमेंट हम लोग पढ़ते हैं। सिलेबस चेंज होने से पहले भी 4 सेगमेंट था और आज भी 4 सेगमेंट है। उसने किया क्या कि क्लास 11th का एक सेक्शन इकोनॉमिक्स का उठा करके डाल दिया क्लास 12th। तो जब वो 11th में था, और था क्या, वो था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब 11th में था तो टीचर क्या करते थे, मैक्सिमम टीचर इस सेगमेंट को पढ़ाते नहीं थे, बच्चों से बोलते थे पढ़ लेना। ठीक है। तो दूसरा सेगमेंट था स्टैटिस्टिक्स, उसको पढ़ाते थे क्योंकि क्लास 9-10 से मीन मोड पढ़ लेते तो सोचे कि थोड़ा सा काम चल जाएगा, उसी को लेके चलते थे। तो 11th जो था वो डोमेस्टिक एग्जामिनेशन था हर जगह, तो उसका प्रॉफिट और लॉस किसी को पता नहीं चलता था, और 11th का कोई भी सिलेबस 12th में नहीं रहता था, इसलिए वो बेफिक्र रहते थे, असर नहीं पड़ता था। जब सिलेबस चेंज हुआ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गया, तब से अधिकांशतः बच्चे और अधिकांशतः टीचर्स दोनों डरे रहते हैं इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि वहां तो बोल देते थे कि याद कर लेना, 11th से 12th में आ गए। अब 12th का सिलेबस हो गया, अब 100/100 पाने के लिए, अच्छा मार्क्स पाने के लिए अब क्या करेंगे? अगर बोल देते हैं कि तुम पढ़ लेना, तो क्या गारंटी है कि किसी बच्चे को 100/100 मिलेगा? तो आज मैं उसी पर बात करूंगा
और इसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए और हमेशा आपके दिमाग में जब कभी भी इस तरह की फिजूल बातें आए तो ये रिकॉर्ड आपके लिए काम करेगा। तो ऐसा वो लोग क्यों करते थे, इसके पीछे एक रीजन है। जब मैं आप लोगों को ये बताया था इस सेगमेंट को पढ़ने का तरीका, तो मैंने कहा इकोनॉमिक की तमाम थियरीज इसमें इन्वॉल्व है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के सभी ब्रांचेस से रिलेटेड है, इसलिए इसमें थोड़ा ब्रॉड माइंड लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बाकी इसमें भी कुछ रटना नहीं है, इसमें भी समझना ही है। तो कैसे समझ के मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ये भी याद हो जाएगा, ये आज से फिर एक फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हमेशा आपको याद रहे। बाई चांस अगर कहीं गलतफहमी हो जाए, हमेशा हम आपके सामने नहीं रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई अधिकांश ही बताएंगे अरे ये तो रटने का है, याद नहीं करने का है, तो आपको भी याद नहीं रहेगा। 10 आदमी एक ही बात बोलेंगे तो उसको मानना पड़ेगा ना, उसको मानना पड़ेगा। ऐसे ही एक बार था कि एक क्लास 10th में 10 बच्चे थे और उसमें से 9 फेल हो गए, एक पास हो गया। तो जब 9 फेल हो गए, वो पूरे 9 मिला करके एक को बोला नहीं तो पास हो गया, तो पास हो गया। उसको समझ में आया कि लगता है कि ये 9 अच्छे काम किए, मैं अकेला हूँ, इसका मतलब पास होना बहुत खराब बात हो, रोने लगा। फिर घर गया, रोते रोते अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी पास हो गया। मम्मी बोली कि तू रो क्यों रहे हो? तो उसको लगा पास होना क्या होता है, खराब बात होती है। तो ऐसे ही 10 लोग अगर खराब बातें बताने लगेंगे तो तुम्हारा भी दिमाग फिर जाएगा। वही है, हकीकत ये नहीं है, इसीलिए मैं ये काम आज कर रहा हूं। तो यहां भी हर टॉपिक को अभी मैं स्टार्टिंग किया था, तब मुझे याद आया कि नहीं इसकी भी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दे दें, ताकि जब मेरा क्लास न रहे घर आप जा करके इस रिकॉर्डिंग का यूज करके फिर समझ सकते हो। ये भी सब्जेक्ट पूरा 100% स्कोरिंग है, ये ब्रांच इकोनॉमिक्स का, और इसको भी आप समझ के ही पढ़ेंगे, रटने का कुछ नहीं है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं जो भी टॉपिक रेज करूंगा ये उसी मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ही इसको समझना है, कुछ रटना नहीं है। डरते क्यों लोग थे? डरते इसलिए थे लोग कि डाटा कैसे याद करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि डाटा क्या है, प्रूफ है। डाटा और कुछ नहीं, वो एक विटनेस है आपके बातों को प्रूफ करने का, है ना। मान लो आप कुछ कहना चाहते हो और मैं न मानूं, तो तरीका क्या है, प्रूफ। अगर प्रूफ आप दे देंगे, है ना, कोर्ट में ही होता है ना, कोर्ट में किसी ने आग कर दिया कि मुझे उसने एक थप्पड़ मारा, वो बोले कि नहीं मारा, बस चल रही, तो कहता है जज क्या प्रूफ लेके आओ, ठीक है। तो मान लो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ या किसी तीसरे व्यक्ति को पकड़ के लाया, बोला कि नहीं मारा है, तो सजा मिल जाती है। इसी तरह से इस इकोनॉमिक थियरीज को ही प्रूफ करने के लिए आपको डेटा की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के विषय में पढ़ेंगे। थियरी पढ़ते हैं तो सबके लिए यूनिवर्सल होता है, हर कंट्री के लिए यूनिवर्सल होता है। इसमें क्या है, वही थियरी सिर्फ इस कंट्री के लिए कहाँ पर सूटेबल है, कहाँ एप्लीकेबल है, बस उसी को पढ़ना है। इसलिए उसको प्रूफ करने के लिए उदाहरण के तौर पर मान लो हम कहते हैं कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री इंडिया नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। क्या प्रूफ है आपके पास? तो आपके पास थियरी मिल गया। किस कंट्री को डेवलप्ड कहते हैं, इसकी थियरी भी है। किस कंट्री को डेवलपिंग कहते हैं, इसकी भी थियरी है। अब उस दोनों थियरी को आप पुटअप करिए, उसके फीचर्स के, जिसे वो एक्सेप्ट करेगा वो कंट्री एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो आप फीचर करेंगे वो फीचर क्या है, प्रूफ है।
विटनेस है, इसी तरह से भी है, तो तत्काल याद आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है, देखो मैक्रो में नो डाउट मैं आपको फ्रिक्वेंटली इतना रिवीजन कर दूंगा कि 40/40 श्योर होगा, ठीक जाएगा। इसका तरीका जो मैं आज समझा रहा हूँ इसी तरह से आपको फॉलो करना है, समझ के ही करना है, क्योंकि मेरा टारगेट ये है, इसलिए मैं हर तरीके से सोचता रहता हूँ कि जिस सिचुएशन में मुझे पढ़ाना है, जिसको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे ये सबका कोरिलेशंस मिल करके और 100% रिजल्ट आएगा, उस पर मैं सोचता हूँ। इसलिए मैं हमेशा सफल रहता हूँ, कभी फेल नहीं हुआ। तो ईमानदारी से आप भी जब फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा नहीं 100% मार्क्स मिलेगा। तो काम करो 100% के लिए। अब आगे चलते हैं। आगे जिस चैप्टर को हम लोग कल तक डिस्कस किए, उस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होता है इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, दैट इज पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी इंडिया में रियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो वास्तव में उस समय इतने सालों के शोषण के बाद जो हमें इकॉनमी मिली, निश्चित तौर से बड़ी खराब स्थिति थी। उस इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, 5 ईयर प्लान के थ्रू डेवलप करने का चॉइस हुआ। उसमें हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट हुआ 1950 से लेकर 1990 तक देख चुके हैं। उसी में ओवरऑल जितना भी 1950 से लेकर 1990 तक 5 ईयर प्लान के थ्रू एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय, तो उसमें क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन हमेशा हमारे लिए वर्च्यू रहा, क्या हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव रहा, जो था इतना सही था कि उस पर कुछ विचार नहीं करना था। तो हम लोग चूंकि स्टूडेंट हैं, यानी हम पढ़ते हैं उस पर, इसलिए दोनों विचार करेंगे। देखो क्यों दोनों विचार करेंगे कि फ्यूचर में अगर इस ढंग की कोई पॉलिसी अडॉप्ट करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप करने के लिए, तो क्या उसी को उठा के हम इम्प्लीमेंट कर देंगे या उसमें कुछ सुधार करेंगे। इसीलिए इसकी दोनों पार्ट को पढ़ा जाता है, इसी की नहीं, किसी पॉलिसी की, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो इसमें से पहला हम रेज करते हैं, ध्यान से सुनना, समझने की ही कोशिश करना, रटने की करते हैं। और हमेशा आपको एक बार जान दो, समझने की कोशिश करना, रटने का नहीं। और ऐसा भी नहीं होता है कि एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी भूलेगा नहीं। ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है, भूलने की भी टेंडेंसी होती है। तो याद होगा मैंने कहा था कि एक बार पढ़ने के बाद इतनी बार लिखो कि उसका पिक्चर आपके दिमाग में छप जाए। फिर भी क्या गारंटी है कि मार्च के बिगिनिंग तक आपके दिमाग में रहेगा। तब उसका तरीका है बीच बीच में रिन्यू करना, है ना, बीच बीच में रिन्यू। जैसे मान लो तालाब है, तालाब में पानी भर दिया, छोड़ दो, पानी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो तरीका क्या है, बीच बीच में उसको पानी को हिलाते रहना ताकि वो पानी सड़े न। तो जो दिमाग में चला गया है वो अगर स्थिर हो जाएगा तो डंप हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो तरीका क्या है, हिलाते रहना, मतलब फिर से उसको वॉच करना। समझ में आ गया? या तो
इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इससे गेन क्या होगा, गेन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या फायदा है। सबसे पहला जो फायदा हुआ वो हुआ स्पर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट मीन्स रिवॉल्यूशन। ध्यान देना, बड़े अच्छे से आप सबको प्रोडक्टिविटी की मीनिंग आती है ना, आती है। अब देखो, कोशिश करना चाहिए कि विटनेस तत्काल का अगर रहे तो, न मिले या न है तो कुछ न कुछ तो विटनेस चाहिए, तो कुछ विटनेस तत्काल का मिल गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का रेट ऑफ प्रोडक्शन पहले से क्या है, बढ़ रहा है। तो विटनेस देना होगा ना। तो अब तक इसमें कोई खास बात नहीं, हम पॉजिटिविटी बता रहे हैं, सीधी सी बात कर रहे हैं कि इंडिया में रेट ऑफ प्रोडक्शन 1947 के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने की काम लगा दिया और एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम करने लगा, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का बढ़ गया। क्या प्रूफ है, बस इतनी बात है। अब क्या प्रूफ है, तो जो भी डेटा 1951 में मौजूद था, फूड ग्रेन्स में से किसी एक को हम ले लेते हैं। हमने ले लिया वीट को, और उस समय पता चला कि वीट का प्रोडक्शन 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, जो 1951 के बाद, अब पीरियड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा और हम लोग पहुंच चुके हैं 2020 तक का जो डेटा अवेलेबल है। और इसके बाद पता चला कि ये बढ़ करके 3431 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो गया। अरे भाई, सीधी सी बात है, एरिया तो वही रहा और इसी एरिया में पहले जो हमें आउटपुट मिलता था वो 660 किलोग्राम मिलता था, और अब उसी एरिया में 3431 किलोग्राम मिल रहा है। तो क्या ये स्पर्ट नहीं है, क्या ये रिवॉल्यूशन नहीं है, ये रिवॉल्यूशन है ना, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो एक तो फायदा हो गया, अधिक नहीं, बस इतना ही आपको बताना है, प्रूफ हो गया, काम खत्म। देखो, अनाप शनाप लिखने की बजाय जो घास भूसा हो, कोई मतलब नहीं, टू द पॉइंट्स बात करो। इकोनॉमिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में सीबीएसई बोर्ड में लिमिटेशन देता है लिखने का, शुड नॉट एक्सेस मोर देन दिस वर्ड्स। कभी नहीं कहते हैं कि उससे कम, हम कहते हैं कि एक ही इक्वेशन में अगर हमारे 6 नंबर की थियरी आ जाए तो दैट इक्वेशन इज सफिशिएंट फॉर यू। इसलिए इसमें भी ऐसे ही। तो इस विटनेस को देख करके कंफर्म हुआ कि रेट ऑफ प्रोडक्शन 1950 के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम करना शुरू किया उसके डेवलपमेंट के लिए, तो पता चला कि उसी एरिया में प्रोडक्शन पहले से क्या हो गया, बढ़ गया। हमें दूसरा एरिया लेना नहीं पड़ा, उसी एरिया में अगर पहले से अधिक फूड ग्रेन्स का हम प्रोडक्शन कर लिए तो निश्चित तौर से उस समय सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता थी
सर्वाइवल की, स्टारवेशन से बचने की, उससे हम बच गए। पहला ये था पॉजिटिविटी। अब दूसरा पॉजिटिविटी, चेंज इन आउटलुक। अब देखो, चेंज इन आउटलुक यानी नजरिया, देखने का नजरिया बदल गया। ठीक है, पहले जो टेनेंट्स होते थे, देखो एक बात और, अगर हम अच्छी चीजों की आदत हमेशा पकड़ के रखें, उस व्यक्ति को टॉप लेवल पर जाने से किसी फील्ड में भगवान भी नहीं रोक सकते। तो अभी मैंने वर्ड एक यूज किया कि उस समय के टेनेंट्स, क्यों भाई, हम फार्मर नहीं बोले, हम अभी फार्मर की फील्ड में चल रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं कौन है, फार्मर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसका, क्योंकि उससे हमें कंपेरिजन करना है। तब टेनेंट थे, तो जो टेनेंट थे, और टेनेंट और फार्मर में अंतर मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो टेनेंट थे उनका देखने का नजरिया क्या था, उनका देखने का नजरिया था कि इस खेती बाड़ी से, इस कल्टीवेशन से निश्चित तौर से हमें किसी तरह सा खाना मिल जाए, इससे अधिक नहीं, बस यही सोचते थे। लेकिन 1950 में जब प्लानिंग कमीशन ने प्लानिंग के ड्राफ्टिंग के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम करना शुरू किया, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से क्या हुआ, ध्यान देना, इसकी वजह से क्या हुआ, क्यों ध्यान देना, क्योंकि पहले चैप्टर में जो मैं कमर्शियलाइजेशन बताया हूं या जो है, अब उससे भी बढ़ के इसमें आएगा। याद होगा उस समय मैं बताया था आपको कि उस समय कमर्शियलाइजेशन जो हुआ था, तो जो फील्ड था उसी फील्ड के एक पार्ट में ऐसे क्रॉप्स का कल्टीवेशन हुआ था जिसकी कैश सेलिंग थी, जो कंजम्पशन यूज में नहीं था। खैर, पहला प्रयास। यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर एरिया वही है। पहले एरिया दो पार्ट में बटा हुआ था, इस पार्ट में इंडिगो की खेती होती थी और इसमें फूड ग्रेन्स का। यहां पर फूड ग्रेन्स का ही प्रोडक्शन होगा, इंडिगो का नहीं होगा। फिर भी आउटलुक चेंज होगा, सब्सिस्टेंस से कमर्शियल में जाएगा। देखो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि पहला आउटलुक था कि इस एरिया में केवल 660 किलोग्राम वीट का प्रोडक्शन हो सकता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ने प्रयास किया डेवलपमेंट करने के लिए, तो ऐसे में 3431 किलोग्राम का प्रोडक्शन हो गया। तो आउटलुक